एक बहुत मशहूर कहावत है कि डेटा नया तेल है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के लिए ये अभी भी अपरिष्कृत है और जमीन के बहुत नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल। और उस तेल को निकालने के लिए जो ड्रिलिंग मशीन चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होती। हम्म। यही आज की सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम में से एक है। हाँ, और आज हम इसी ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स को सीधे एसक्यूएल डेटाबेस से जोड़ना। आसान भाषा में कहें तो कैसे हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत को कंपनियों के विशाल डेटा के खजाने से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है जो बताते हैं कि ये सब पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। जी। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो सीईओ हो या मार्केटिंग मैनेजर, बिना कोड लिखे, हाँ, बिना कोई कोड लिखे, सिर्फ सवाल पूछकर बड़े बड़े डेटाबेस से जरूरी जानकारी सेकंडों में निकाल सकता है। बिल्कुल। चलिए पहले प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हर कंपनी के पास एसक्यूएल डेटाबेस में बेइंतहा कीमती डेटा पड़ा है। जैसे सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर की जानकारी। हाँ, सेल्स रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डेटा, सप्लाई चेन के मैट्रिक्स, ये सच में सोने की खान है। लेकिन समस्या ये है कि इस खान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को पता है। मतलब तकनीकी विशेषज्ञ जो एसक्यूएल क्वेरी भाषा जानते हैं। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ी बाधा की तरह है। और यहीं पर वो ह्यूमन बॉटलनेक यानी इंसानी रुकावट पैदा होती है ना। मुझे याद है एक बार हमें एक जरूरी रिपोर्ट चाहिए थी और हमारे डेटा एनालिस्ट छुट्टी पर थे। पूरा काम एक हफ्ते के लिए रुक गया था। ये बहुत आम बात है। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं थी, उस रिपोर्ट पर आगे के कई फैसले टिके हुए थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही पारंपरिक वर्कफ्लो है। एक बिजनेस यूजर को जानकारी चाहिए तो वो डेटा एनालिस्ट को एक रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, और एनालिस्ट उसे अपनी लंबी लिस्ट में डालता है, फिर एसक्यूएल कोड लिखता है, डेटा निकालता है और एक रिपोर्ट बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तो दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। लग ही जाते हैं। और जब तक रिपोर्ट मिलती है, हो सकता है कि बिजनेस का सवाल ही बदल गया हो। तो ये जो एआई संचालित वर्कफ्लो है, ये इस पूरी प्रक्रिया को कैसे बदलता है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी चैटबॉट है? ये चैटबॉट से कहीं ज्यादा है। इसकी तुलना ऐसे करें, ओके। यूजर अब एनालिस्ट के पास नहीं जाता, वो सीधे एक एआई एजेंट से बात करता है। वो पूछता है और उसे तुरंत जवाब मिलता है। और एसक्यूएल? एसक्यूएल का पूरा प्रोसेस यूजर के लिए अदृश्य हो जाता है। उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई कोड चल रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप सीधे डेटा से ही बात कर रहे हो। बिल्कुल। चलिए यहीं पर थोड़ा और रुकते हैं। ये जो टेक्स्ट टू एसक्यूएल का जादू है, ये असल में काम कैसे करता है? मतलब एलएलएम्स इतने समझदार कैसे हो गए कि वो हमारे सवालों को डेटाबेस की भाषा में बदल सके? यहाँ पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। टेक्स्ट टू एसक्यूएल एक ऐसी तकनीक है जो हमारे इरादे को, यानी जो हम जानना चाहते हैं, उसे एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कमांड में बदल देती है। अच्छा। एलएलएम्स की खासियत ये है कि उनमें एक दोहरी शक्ति है। वे हमारी प्राकृतिक भाषा के बारीक मतलब यानी कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं और साथ ही प्रोग्रामिंग के सख्त लॉजिक को भी। एक मिनट, यहीं पे मुझे एक सवाल है। एसक्यूएल तो बहुत सटीक भाषा है, एक कॉमा की भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। सही बात है। तो अगर कोई यूजर पूछता है मुझे पिछले महीने का कुल मुनाफा दिखाओ, और एलएलएम मुनाफा को डेटाबेस के कॉलम रेवेन्यू की जगह गलती से सेल्स समझ ले, तो क्या पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। और यही वो पहेली है जिसे एजेंट का कॉन्सेप्ट सुलझाता है। एजेंट? जी, आप बिल्कुल सही हैं। एक अकेला कच्चा एलएलएम ऐसी गलतियां कर सकता है। वो भ्रमित हो सकता है, जिसे हम हैलुसिनेट करना कहते हैं। हाँ। इसीलिए जब हम एंटरप्राइज स्तर की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक एलएलएम का इस्तेमाल नहीं करते, हम एक एजेंट बनाते हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो ये एजेंट एलएलएम के लिए एक तरह का सुपरवाइजर या गाइड है? एकदम सही एनालॉजी है। मतलब एलएलएम आइडिया देता है कि एसक्यूएल क्वेरी क्या होनी चाहिए, और ये एजेंट जांचता है कि वो आइडिया सुरक्षित है, सही है, और असल में डेटाबेस पर काम करेगा भी या नहीं। बिल्कुल। ये एक इंटेलिजेंट वर्कफ्लो सिस्टम है। आप इसे ऐसे समझिए कि एलएलएम इस सिस्टम का दिमाग है और इसके चारों ओर एक पूरा आर्किटेक्चर है जो इरादे की पहचान, सुरक्षा की जांच, गलतियों को सुधारने और डेटाबेस से कनेक्शन संभालने जैसे काम करता है। जी बिल्कुल, यही चीज इसे भरोसेमंद बनाती है। दिलचस्प। तो इस एजेंट का आर्किटेक्चर कैसा होता है?
ये यूजर के सवाल को जवाब में कैसे बदलता है? ये एक 5 स्टेप की प्रक्रिया है जो बहुत तेजी से होती है। ओके। पहला स्टेप है यूजर इंटरफेस, जहां कोई भी अपनी भाषा में सवाल पूछता है, जैसे शो मी द टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया लास्ट क्वार्टर। बिल्कुल। दूसरा है LLM इंजन। ये इंजन उस सवाल के मतलब को समझता है और डेटाबेस के मेटाडेटा का इस्तेमाल करके एक ड्राफ्ट SQL क्वेरी बनाता है। मेटाडेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा। हाँ, जैसे टेबल और कॉलम के नाम। फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एजेंट लॉजिक। वही सुपरवाइजर। जी, ये वही सुपरवाइजर है। यहां पर कई तरह की जांच होती है, जिसे हम गार्ड रेल्स कहते हैं। चौथा स्टेप है SQL डेटाबेस। एक बार एजेंट लॉजिक से हरी झंडी मिलने के बाद वो SQL कमांड डेटाबेस पे रन होता है। और पांचवा और आखिरी स्टेप है रिस्पॉन्स फॉर्मेटर, जो उस रॉ डेटा को एक साफ सुथरे चार्ट या ग्राफ में दिखाता है। बिल्कुल। आपने एजेंट लॉजिक या लॉजिक लेयर को सबसे महत्वपूर्ण बताया। मुझे लगता है कि यहीं पर असली जादू है, जो इसे सिर्फ एक दिलचस्प खिलौने से एक सीरियस बिजनेस टूल में बदलता है। सही बात है। इस लॉजिक लेयर के बिना ये सिस्टम भरोसेमंद नहीं हो सकता। तो इस लेयर के अंदर क्या-क्या होता है? इसके कुछ मुख्य घटक हैं। पहला है स्कीमा अवेयरनेस, मतलब एजेंट को डेटाबेस का पूरा नक्शा पता होता है। उसे पता है कि कौन सी जानकारी कहाँ मिलेगी। हाँ, ये उसे भटकने से बचाता है। दूसरा है सिंटैक्स वैलिडेशन। ये SQL कोड के लिए एक तरह का ग्रामर चेक है। अच्छा। तीसरा है सिक्योरिटी गार्ड रेल्स। ये सबसे जरूरी है। ये नियम लागू करता है कि एजेंट के पास सिर्फ डेटा को पढ़ने, मतलब रीड ओनली, की परमिशन हो। वो भूलकर भी डेटा को बदल या डिलीट न कर सके। देखो, मगर छुओ नहीं। बिल्कुल वही। और चौथा है ऑटो करेक्शन। मान लीजिए किसी वजह से क्वेरी फेल हो जाती है, तो ये सिस्टम खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ये एरर को समझकर LLM को फीडबैक देता है और फिर क्वेरी को दोबारा चलाने की कोशिश करता है। ये तो वाकई बहुत मजबूत सिस्टम लगता है। अब जब हमने तकनीक को समझ लिया है, तो चलिए इसके असल दुनिया के असर पर बात करते हैं। जी। इसका कंपनियों के लिए जमीन पर क्या मतलब है? ये सिर्फ रिपोर्ट जल्दी पाने से ज्यादा कुछ है? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये काम करने का तरीका ही बदल देता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का। पहले अगर किसी CFO को ये जानना होता कि पिछले क्वार्टर में हमारे मार्केटिंग खर्च और सेल्स के बीच क्या संबंध था, तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती। सही बात है। लेकिन अब वो सीधे सिस्टम से ये सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें तुरंत एक ग्राफ मिल जाएगा जो दोनों के बीच का संबंध दिखा रहा हो। और सेल्स टीम के लिए इसका उनके लिए क्या मतलब है? सेल्स टीम के लिए तो ये गेम चेंजर है। एक सेल्स मैनेजर मीटिंग के बीच में पूछ सकता है, मुझे उन टॉप 10 डील्स की लिस्ट दिखाओ जो पिछले 30 दिनों से पाइपलाइन में अटकी हुई हैं। और ये जानकारी तुरंत मिल जाएगी रियल टाइम में। पहले इसमें घंटों लगते। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये सोच के बदलने की बात है। अब हर कोई डेटा के साथ प्रयोग कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि डेटा एनालिस्ट की नौकरी खतरे में है? बेहतरीन सवाल। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा एनालिस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि उनका काम और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैसे? वो रोजमर्रा की उबाऊ रिपोर्ट खींचने के काम से आजाद हो जाएंगे। अब वो अपना समय और दिमाग ज्यादा जटिल और रणनीतिक कामों पर लगा सकते हैं। जैसे भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगाना। हाँ, या कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वे एक तरह से डेटा आर्किटेक्ट और AI ट्रेनर बन जाएंगे। तो अगर हम इसके बड़े रणनीतिक प्रभावों को देखें, तो वो क्या है? इसके 3 मुख्य रणनीतिक प्रभाव हैं। पहला, एक्सेलरेटेड इनसाइट्स, यानी जानकारी पाने की रफ्तार, जो दिनों से घटकर सेकंडों में आ जाती है। बिल्कुल। दूसरा है डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, यानी डेटा का लोकतंत्रीकरण। अब डेटा सिर्फ कुछ तकनीकी लोगों की जागीर नहीं रह गया है। और तीसरा है एनालिस्ट प्रोडक्टिविटी। जी, जैसा हमने अभी बात की, डेटा टीमें अब ज्यादा वैल्यू वाले काम पर फोकस कर सकती हैं। जाहिर है, इतनी शक्तिशाली तकनीक को लागू करना आसान नहीं होगा। सुरक्षा और सटीकता को लेकर चिंताएं भी होंगी। हाँ, चुनौतियां हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है? पहली चुनौती है जटिलता। बड़े डेटाबेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इसका समाधान है साफ सुथरा मेटा डेटा और पूरा कॉन्टेक्स्ट देना। ओके। और सटीकता के बारे में क्या हम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? नहीं, इसका समाधान है ह्यूमन इन द लूप वेरिफिकेशन। खास तौर पर जब कोई बहुत बड़ा या संवेदनशील फैसला लिया जा रहा हो, तो एक इंसान अंतिम फैसले से पहले AI के आउटपुट को एक बार जरूर जांचे। ये तो जरूरी है। और सबसे अहम, सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहला नियम हमने डिस्कस किया, एजेंट के लिए हमेशा रीड ओनली एक्सेस।
दूसरा नियम है कि हर क्वेरी का लॉग रखा जाए ताकि पता रहे कि कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी इन चुनौतियों को समझकर इसे लागू करना चाहती है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए उनके पास क्या रास्ते हैं? मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। विकल्प हैं ऑनलाइन या क्लाउड आधारित, जैसे एज़्योर या गूगल के प्लेटफॉर्म्स। हाँ, ये सबसे आसान और तेज तरीका है। ये स्केलेबिलिटी और मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है। एक छोटी स्टार्टअप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा विकल्प? विकल्प बी है ऑफलाइन या ऑन प्रेमाइसिस। इसमें आप एक ओपन सोर्स मॉडल जैसे लामा 3 को अपने ही सर्वर पर होस्ट करते हैं। ये उन कंपनियों के लिए होगा जिन्हें सख्त कंप्लायंस की जरूरत होती है। बिल्कुल, जैसे कोई बड़ा बैंक या हेल्थ केयर कंपनी जो अपना डेटा अपने कैंपस से बाहर नहीं भेजना चाहते। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। मुख्य विचार ये है कि टेक्स्ट टू एसक्यूएल एजेंट उस तकनीकी दीवार को गिरा रहे हैं जो अब तक बिजनेस के लोगों और उनके डेटा के बीच खड़ी थी।